नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है न्यूज़ मैनिएक, अ प्लेस फॉर डेली न्यूज़ डेवलपमेंट, जहां मिलता है आपको डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर वेरियस एग्जाम्स, स्पेशली यूपीएससी, डिफेंस एंड एसएससी। हूँ आपका दोस्त यतेंद्र सिंह और मैंने अपनी मास्टर्स करी है फूड एंड न्यूट्रिशन में। मैं यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हूँ और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है जहाँ पे मैं डेली शाम को एक अपनी लाइव क्लासेस का लिंक शेयर करता हूँ। मेरी लाइव क्लास रात 9 से 10 लाइव चलती है इंडियन पॉलिटी की। और अगर आप मुझसे इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको लिंक मिलेगा। प्लस आपको सभी लेक्चर्स की जो पीडीएफ भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। बढ़ते हैं आज की तरफ। आर फर्स्ट न्यूज़ इज दिल्ली सीएम नॉट स्पीकिंग फॉर इंडिया, जयशंकर। ये न्यूज़ कल भी आई थी पर मैंने इसको लिया नहीं था क्योंकि एज सच कोई खास न्यूज़ थी नहीं है। बट कल पूरे दिन जो है इसका मीडिया में काफ़ी हाइप बना रहा। हुआ क्या है कि दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने मंडे ये बोला कि सिंगापुर का जो एक वेरिएंट है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। अब जब इन्होंने सिंगापुर का नाम ले दिया तो सिंगापुर के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको ये बात पसंद नहीं है और उन्होंने जो है इसके इनके ट्वीट की निंदा करी और बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इंडियन वेरिएंट जो है, जो इंडिया का जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि वो ज़्यादा खतरनाक है और सिंगापुर वेरिएंट नाम की तो कोई चीज़ है भी नहीं। साथ ही साथ इसके रिस्पॉन्स में जब वहाँ के फॉरेन किसी देश के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के किसी एक नेता के ऊपर जो है टिप्पणी देने लगेंगे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसके जवाब में इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है उसके फॉरेन मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर जी को आना पड़ा और उन्होंने बोला कि केजरीवाल जी कभी भी इंडिया के लिए नहीं बोलते हैं। और एस जयशंकर जी ने ये भी कहा कि केजरीवाल जी जब कम्पिटेंट ही नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल साइंस मेडिसिन से रिलेटेड, तो उन्हें इनसे बचना चाहिए और इन विषयों पे कुछ खास टिप्पणी देनी नहीं चाहिए। और इसको अपने पॉलिटिकल गेन के लिए जो है जब एस जयशंकर जी ने बोल दी तो मनीष सिसोदिया जी का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आया, काउंटर रिप्लाई आया कि जो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए ऑफ कोर्स, कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी इमेज के लिए वर्ल्ड वाइड ज़्यादा चिंतित है लेकिन इंडिया के बच्चों के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं है। तो उसके काउंटर में फिर जयशंकर साहब ने बोला कि अगर हम अपने बच्चों के लिए तो चिंतित हैं ही हैं, इसे कहने से क्या हो जाएगा, काम तो हमें ग्राउंड पे करना है। आप फोकस ग्राउंड पे रखिए ना, विदेश में कहाँ, वहाँ जैसे टिप्पणी देने से क्या हो जाएगा। तो ये बात थी। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हुआ क्या क्या नहीं इस न्यूज़ में। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें ये समझना है कि सिंगापुर की कैपिटल क्या है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है, तो सिंगापुर एक कंट्री भी हो गया और सिंगापुर एक सिटी भी हो गया। यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन क्या है? देखिए मैंने इसको गूगल किया और मैंने फाइंड किया कि ऑफिशियल रिलीजन तो वहाँ ऐसा एज सच कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन वहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिस्ट की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है या इस्लाम है, और थर्ड मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ पे क्रिश्चियन और हिंदू की लगभग लगभग बराबर है। तो बाई प्रैक्टिस बाई प्रैक्टिस दिस कंट्री सिंगापुर इज़ अ सेक्युलर कंट्री, लेकिन जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं भी डिफाइन नहीं करता है सेक्युलर वर्ड को। तो आप कह सकते हैं कि वो सेक्युलर है भी और नहीं भी है, क्योंकि सब कॉन्स्टिट्यूशन ही सेक्युलर नहीं कह रहा तो हम किसी कंट्री को कैसे कह सकते हैं वो सेक्युलर है। और साथ ही साथ इसके जो पीएम है वो हैं ली हिसैन लूंग, और सिंगापुर मेंबर है एशियन कंट्रीज़ का, एपेक कंट्रीज़ का, कॉमनवेल्थ का। एशियन की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और एपेक हो गया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये आप ज़रूर एग्ज़ाम के लिए देख लीजिएगा जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एपेक, क्योंकि लास्ट ईयर सी पैक आया था। अ, सी सॉरी सॉरी, वो तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो इंडिया ने आरसेप ज्वाइन करने से मना कर दिया था, साइटिंग द एग्जांपल ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर एंड इंडियन सर्विस सेक्टर। तो आपको ये भी देखना है कि आरसेप क्या है, एपेक क्या है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये सिंगापुर है। और अच्छे से समझने के लिए एक और मैप लाया हूँ मैं आपके लिए, ये। तो ये तीसरा मैप है। इस राइट वाले मैप में देखिए कि ये तीन तरफ से, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट,
यहाँ पे भी ये देखिए ईस्ट, पूरा ईस्ट जो है इसका मलेशिया से घिरा हुआ है। ये इतनी छोटी कंट्री है ये हमारे लिए। यहाँ पे क्योंकि मलेशिया और सिंगापुर न्यूज़ में आ जाता है, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो ये है कि मलाका स्टेट के बारे में हमको पढ़ना है कि मलाका स्टेट कहाँ है और मलाका स्टेट इंडिया के लिए क्यों बेनिफिशियल है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़ में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बनता है वो ये है कि हमारा इंडियन वेरिएंट जो है, इंडियन वेरिएंट का नाम वो है B1617। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। मैं एक बार लिख देता हूँ, 6 1 सॉरी एंड 7, जिसको डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा गया था। स्क्रैप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी सेंटर टेल्स व्हाट्सएप। देखिए ये पिछले कई दिनों से न्यूज़ में, इवन पिछले मंथ से, कई महीनों से न्यूज़ में है। और अगर 25 इस न्यूज़ आर्टिकल में जो लिखा है वो मैं आपको बता दूं कि अगर 25 मई तक व्हाट्सएप ने अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कुछ भी नहीं किया, जैसा कि यहाँ पे लिखा है हमको कि 25 मई तक अगर कंपनी ने कुछ नहीं किया तो कंपनी को लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। व्हाट्सएप देखिए अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर रहा है। अब प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर रहा है तो इसमें जो हाइप बनाया गया है, जो मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन भी ऑफ कोर्स शेयर की जाती हैं। साथ ही साथ साथ ही साथ आपका काफ़ी सारे मीम्स भी ऐसे बन गए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के जो पेरेंट कंपनी यानी कि फेसबुक, यानी कि जो इसके ओनर है मार्क जुकरबर्ग, तो वो हम लोग की पर्सनल चैट भी देख सकते हैं। तो ये भी एक हाइप बनाई जा रही है, जो कि एक पूरी तरह से मिथ है, जो कि एक पूरी तरीके से गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सही बात है वो ये है कि है जो नया चेंज आया है वो जो नया चेंज आया है वो ये हो रहा है कि जो आपके बिजनेस अकाउंट्स हैं, जो बिजनेस अकाउंट्स हैं उनका डेटा शेयर होगा। पर्सनल अकाउंट का डेटा शेयर नहीं होगा, बिजनेस अकाउंट का डेटा शेयर होगा। और बिजनेस अकाउंट के में भी क्या क्या आपका शेयर होगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये इंडियन एक्सप्रेस का ही एक आर्टिकल था कि आपका रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, जब हम रजिस्टर करते हैं तो अपना फ़ोन नंबर, ईमेल डालते हैं, वो आपका ट्रांजैक्शन डेटा जैसे जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं, अब तो व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे भी ला दिया है या फेसबुक ने फेसबुक पे भी ला दिया है, तो हम लोग वहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, अपने एटीएम डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं। तो वो डिटेल भी जो है आपकी फेसबुक के पास चली जाएगी। ये या फिर जो है, और साथ ही साथ आपकी किस तरीके की आप डील करते हैं, इंफॉर्मेशन हाउ यू इंटरेक्ट विद बिजनेस, आप कैसे, जैसे आप हैं, आप किस तरह के बिजनेस अकाउंट्स के साथ डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके जो है फेसबुक क्या कर सकता है, इससे फ़ायदा क्या होगा फेसबुक को कि फेसबुक आपको टारगेटेड एड्स देगा। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो आपने कभी गौर किया होगा कि आज आपने अगर, चलिए एग्जांपल लेते हैं कि आज आपने अगर अमेज़ॉन पे या गूगल पे एक पेन ड्राइव देखी कि मुझे पेन ड्राइव खरीदनी है 32 32 GB की, तो आपने वो चेक कर लिया। उसके बाद जब आप फेसबुक खोलते हैं कल या परसों, तो आप देखते हैं कि आपके फेसबुक पे आपको पेन ड्राइव से रिलेटेड ऐड आने लगते हैं। या आपने जैसे आज शूज़ की अमेजोन पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तो उसके बाद आप फेसबुक पे देखते हैं आपको शूज़ के ऐड आने लगते हैं, अलग अलग कंपनी के, नाइकी के, रीबॉक के। या हो सकता है अमेजोन का ही एक और ऐड आपको दिख जाए जहाँ पे दिख रहा हो कि देखिए शूज़ पे कितनी बढ़िया डील चल रही है, आप जूते खरीद लीजिए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये कैसे पता लगता है, ये कंपनीज आपस में डेटा शेयर करती हैं इस वजह से। तो ये हम लोग, ये ऐसे करके आपका डेटा शेयर होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम ये है दो चीज़ों में। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अगर हमने ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करी तो क्या होगा। अगर हमने प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करी तो हमारा जो डेटा है, जो हमारा सॉरी अकाउंट है, वो डिलीट कर देगा व्हाट्सएप, ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट डिलीट कर देगा। इसमें भी उसने जो है 120 डेज़ का टाइम दिया है, 120 डेज़ का। और अगर 120 डेज़ के बाद हमने नहीं किया तो एक तो अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अगर
अकाउंट डिलीट हो गया, उसके बाद हमको स्वाभाविक सी बात है नया अकाउंट डाउनलोड करना पड़ेगा। जब हम नया नया व्हाट्सएप डाउनलोड करेंगे और उसी नंबर से हमको अगर व्हाट्सएप यूज़ करना है, तो तब तो हमें फिर से वो नई प्राइवेसी पॉलिसीज़ और ओके ओके पे हम लोग उसको रिकमेंड करते जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं, तो हमको वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो अब जो बिगर क्वेश्चन यहाँ पर है वो ये है कि क्या हमें ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा इसका आंसर, कि आपकी राय इसके बारे में क्या है, और क्या कंपनीज़ को इससे फ़ायदा है या नहीं है, और इससे हमें क्या नुकसान है, कंपनीज़ को क्या नुकसान है। ये आपके GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, टॉपिक है, और ये बहुत वेरी इजीली हाई चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। साथ ही साथ जो हमारे लिए इस न्यूज़ से इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है जस्टिस BN कृष्णा कमेटी रिपोर्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन। ये ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आपके लिए इस न्यूज़ में जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया कि क्या शेयर होगा, क्या शेयर नहीं होगा, और जो शेयर नहीं हो, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट के साथ क्या होगा। ये तो इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ये 1 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं। लेकिन अगर आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन UPSC सिविल्स में आ जाता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है और इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। और ये जस्टिस BN कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। इंटरप्रिटेशंस विच इम्पीड अ जस्ट सोशल ऑर्डर। ये न्यूज़ अभी पिछले 1 हफ्ते से न्यूज़ में है, ये मीडिया में। और ये ये आर्टिकल था न्यूज़पेपर में, द हिंदू में। ये बात करता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को स्क्रैप कर दिया, यानी कि मराठा रिजर्वेशन को बंद कर दिया ऑन 5 मई को। और ये भी कहा है कि ये जो लॉ था जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आई थी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था। अब किस बेसिस पे ये लॉ स्क्रैप हुआ है और जजेस के ओपिनियन क्या थे वो हम आगे देखते हैं। और ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इसको एक बार पूरा पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था, कि द 50% रूल, जो हम लोगों को हमें पता है कि पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी स्टेट में वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए 50% रिजर्वेशन का प्रावधान है, और 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन वो दे नहीं सकते। और ये भी रिजर्वेशन जो है ये भी बेस्ड है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड पे, जो लोग इकोनॉमिकली एंड सोशली पीछे रह गए हैं, बैकवर्ड रह गए हैं। द 50% रूल इज टू फिलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वालिटी, जो हमारी आर्टिकल्स में आर्टिकल 14 और 15 में डिफाइंड है इक्वालिटी, उसको फिलफिल करने के लिए बोला गया है। To change the 50% limit is to have a society which is not founded on equality, but based on caste rule। इसमें हमारे 5 जज थे। तो ये जो लाइन है ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप इसे आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में कहीं भी बोल सकते हैं। The democracy is an essential feature of our constitution and part of our basic structure. If the reservation goes up by 50% limit, it will be a slippery slope। और ये फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाएगा, अब पॉलिटिकल प्रेशर हो जाएगा हर स्टेट में कि हमारे भी लोगों को रिजर्वेशन बढ़ा, और हर साल रिजर्वेशन बढ़ता चला जाएगा। और देन फिर डेमोक्रेसी कहीं पीछे रह जाएगी, इक्वालिटी संविधान जिसके मूल पे हमारा बना है वो कहीं पीछे रह जाएगा, और पॉलिटिकली गेन आइडियाज़, शॉर्ट टर्म गेन जो है वो लोगों के फायदे के चक्कर में नुकसान होता हुआ चला जाएगा हम सबका। अब किस बेसिस पे या जजेस का क्या ओपिनियन था जब हमारा सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रहा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के केस को, मराठा रिजर्वेशन के, तो क्या ओपिनियन था उनका वो ये है। आफ्टर ऑल एक और बात बता दूं, इट वाज अ 5 जज बेंच। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इट वाज अ 5 जज बेंच, ये आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने बोली कि जो मराठा कम्युनिटी है वो महाराष्ट्र में ना तो सोशली और ना ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आती है। तो पहली फाइंडिंग तो ये होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ओबीसी कैटेगरी में किसी भी कम्युनिटी को डालने के लिए, या ओबीसी कैटेगरी में किसी को भी इंक्लूड करने के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है।
सेकंड है कि द लॉ वाज इन ब्रीच ऑफ प्रीवियस रूल ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट दिस अलाउज रिजर्वेशन मोर देन 50%। जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं देगा। अब मुझे पता है कि आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि सर हमने तो पढ़ा है कि तमिलनाडु में जो है 51 से भी ज़्यादा दे रखा, आप तो 50 की बात कर रहे हैं, वहाँ तो 51 से भी ज़्यादा है, वहाँ तो 70 के करीबन पहुँच रखा है, 69-70% रिजर्वेशन है। ऐसा कैसे? देखिए वो दूसरी चीज़ है, और मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, एक शॉर्ट वीडियो 5 से 6 मिनट की, उस पर हम अलग से डील करेंगे कि ऐसा क्यों है। साथ ही साथ जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो पावर to declare a group as backward class. This power is only in the hand of a committee that will be decided by parliament. जो कमेटी पार्लियामेंट बनाएगी वो डिसाइड करेगी कि कौन सी कम्युनिटी बैकवर्ड है कि नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 फाइंडिंग्स या ऑन द ओपिनियंस ऑफ द 5 जजेस ऑन दीज 3 पॉइंट्स, दिस लॉ हैज़ बीन स्क्रैप्ड। हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो ये कि ये 3 की फाइंडिंग्स क्या थी हमारी, हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है फंडामेंटल राइट्स लीडिंग फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। फिर इंदिरा सवानी केस, दिस वॉज अ बेंचमार्क केस इन द फील्ड ऑफ रिजर्वेशन। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हाल में, यूपीएससी के स्टूडेंट इसको छोड़ नहीं सकते। एंड देन लोकल रिजर्वेशन इन जॉब अप टू 75% चेंजिंग द डायनामिक्स ऑफ इक्वालिटी। ये मैंने एक पूरा सेंटेंस लिख दिया है। आपको पता होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने लोकल्स को वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में 75% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया। और साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश में तो प्राइवेट जॉब में भी लोकल्स का रिजर्वेशन बढ़ा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है भेदभाव की फीलिंग पैदा करता है। ये कहीं ना कहीं एक हेट की भावना पैदा करता है लोगों में कि वहाँ आपस में, और ये इक्वलिटी के अगेंस्ट भी है। तो इसको आपको सोचना है, समझना है, और इस पॉइंट पे सोचिएगा तो आंसर राइटिंग करने में आपके लिए आसानी रहेगी। और लिखिएगा भी इस पे एक छोटा सा, आप 10 लाइन का 15 लाइन का एक आर्टिकल या एक पैराग्राफ लिखिएगा इस पे, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। डीडी इंटरनेशनल टू प्रेजेंट इंडिया स्टोरी, ये न्यूज़ मैं आपको बता दूं पिछले एक हफ्ते से मीडिया में है। और इसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट अब डिसाइड कर रही है कि अपना एक नेशनल न्यूज़ चैनल हो जो इंडियन गवर्नमेंट फंडेड हो, मोदी गवर्नमेंट फंडेड नहीं हो, इंडियन गवर्नमेंट फंडेड हो। इसके फ़ायदे क्या है मैं आपको बता दूं। बिकॉज ऑफ बैड प्रेस, जो दुनिया की जो ये आपकी मीडिया हाउसेस हैं वो इंडिया के बारे में बहुत ही बुरा बुरा शो कर रहे हैं। द बैड इमेज सोन बाय मीडिया ऑफ वर्ल्ड, दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद इट्स ओन डीडी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल, जस्ट लाइक वेस्टर्न काउंटर पार्ट। जैसे आपका टाइम्स ग्लोबल है चाइना का, तो वो उनका एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। जैसे आपका दी ऑस्ट्रेलिया है, दी गार्जियन है, दीज आर इंटरनेशनल प्रेसेस। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेसेस हैं वो उन देशों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्रस्तुत करते हैं। तो ये ऐसे ही इंडिया का भी अब एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल बनेगा। इसके पीछे 2 मेन कारण भी है कि पहला तो देखिए, देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर दी लोकल मीडिया। जो अपने इंडिया के लोकल चैनल्स हैं ना, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि पहली बात। दूसरी बात ये कि इनको फंड कौन कर रहा है इसका भी हमें कोई खास पता नहीं, और अगर पता भी कि इसकी फंडिंग कहाँ से, तो हम उसे रोक नहीं सकते। और स्वाभाविक सी बात है, जो आपको फंड करेगा, जो इन मीडिया हाउसेस को फंड करेगा, तो ये मीडिया हाउसेस तो भैया उन्हीं की न्यूज़ चलाएंगे। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाता है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए नुकसानदायक हो जाता है। और दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये मुझे बहुत बुरा लगता है सीरियसली, कि आज भी आपके वेस्टर्न मीडिया इंडिया को बीन बजाने वाला दिखाते हैं, इंडिया को बैलगाड़ी पर चलने वाला दिखाते हैं, इंडिया में भुखमरी गरीबी दिखाते हैं। आज भी अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखें या यूरोपियन मूवीज़ देखें, तो उसमें इंडियंस को धोती पहने हुए और सर पे जो है पगड़ी बांधे हुए दिखाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमेंट्स में लिखे, ये मत कहिएगा कि सर आप तो धोती पहनना गलत है, इंडियन कल्चर के अगेंस्ट बोले। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वो आज भी हमको पिछड़ा हुआ समझते हैं, और आज भी उनके दिमाग में वो पूरी दुनिया को यही
प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया अभी भी इतना बैकवर्ड है और ऐसा सोचता है, बीन बजाता है, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो इतना अंधविश्वासी है कि आगे नहीं बढ़ता है। तो इस तरह की इमेज दुनिया में आज भी 2021 में प्रोजेक्ट की जा रही है इंडिया के बारे में। तो इसको काउंटर करने के लिए भी इंडिया अपना एक जो है इंटरनेट एक न्यूज़ चैनल ला रहा है जो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होगा। साथ ही साथ अभी कोरोना के दौरान इंडिया की बहुत ही बुरी इमेज दिखाई गई है, खास तौर से आपकी ग्लोबल टाइम्स चाइना द्वारा और कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा। तो इसको भी काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक अपने ही आइडिया के साथ आई है कि दूरदर्शन इंटरनेशनल नाम से एक न्यूज़ चैनल ब्रॉडकास्ट किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, 6 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स एडेड इन इंडिया। देखिए, सिर्फ इतना सा पढ़ के हम ये इस तरीके से मीडिया जो है हम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देती है। ये न्यूज़ अगर आप सिर्फ इस टाइटल को पढ़ते हैं तो ये इनकम्प्लीट है, आपको इसके लिए अंदर पढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 न्यू हेरिटेज साइट्स आर एडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को। टेंटेटिव लिस्ट का क्या मतलब हुआ कि अभी ये फाइनल लिस्ट में नहीं आए हैं। ये जो 6 साइट्स हैं दे हैव द पोटेंशियल टू बी एडेड इनटू द हेरिटेज साइट्स, बट अभी वो ऐड नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आप इस हेडिंग को पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि 6 न्यू साइट ऐड होगा। और मैं बड़ा खुश था इसको पढ़ने के बाद। जब मैंने नीचे पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि भैया ये अभी गलत है, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट एसोसिएटेड विद अ साइट विच इज़ लिस्टेड अंडर यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। अगर यूनेस्को में कोई हमारी साइट है या कोई हमारी प्लेस है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ जाती है तो उससे फ़ायदा क्या है। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि वहाँ पे टूरिज्म बढ़ जाएगा। टूरिज्म बढ़ जाएगा तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो पैसा बढ़ेगा, इनकम आएगी, और दूसरा अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो उस जगह की जो है सरकार रेनोवेशन करेगी, उस जगह के लिए वहाँ पे लोकल बिजनेस डेवलप होंगे, फुटफॉल बढ़ेगा तो लोकल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तो वहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो सुधरेगी, लोकल लोगों की। तो ये दो फायदे, इट्स अ टू वे बेनिफिट। जो दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई जगह यूनेस्को हेरिटेज साइट में आती है तो उस जगह की जो कल्चर है और उस जगह की जो हिस्ट्री है उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, उसको लोग जानते हैं, समझते हैं, उसको वर्ल्ड वाइड फेम मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि उस जगह के बारे में जानकारी दुनिया तक जाएगी। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की लिस्ट में आती है तो इंटरनेशनल एजेंसीज उसको फंड करती हैं ताकि उसका प्रोटेक्शन हो सके, कंजर्वेशन हो सके और उसका रिहेबिलिटेशन हो सके। अगर उसकी कोई दीवार टूट गई है या उसकी पेंट उतर रहा है या कुछ भी चीज़ है ऐसा, जैसे अजंता एलोरा की केव्स हैं उसकी पेंटिंग्स उखड़ रही हैं, तो उनको दोबारा से बनाया जा सके या उनकी प्रोटेक्शन की जा सके कि इससे ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये पैसा भी इंटरनेशनली आता है, तो गवर्नमेंट की एक हेल्प हो जाती है। तो दीज आर दी 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और चौथा, वो लोकल लोगों के लिए बिजनेस बढ़ता है और लोकल लोगों के लिए लाइफ अच्छी हो जाती है, उनको एक नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है लोकल लोगों को। तो ये 4 पॉइंट आप अपने आंसर राइटिंग में या इंटरव्यू में बोल सकते हैं। दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स और इन्हें आप फिर अपने हिसाब से एक्सप्लेन भी फर्दर कर सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारे लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो ये है कि यूनेस्को की इंडिया में टोटल साइट्स कितनी हैं। यूनेस्को की इंडिया में टोटल 38 साइट्स हैं, जिसमें से 30 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं। नेचुरल साइट्स का मतलब हो गया प्राकृतिक जगह, जैसे कि अगर कोई नेशनल पार्क है या हमारा वेस्टर्न घाट्स है या हमारा हिमालयन रीजन्स हैं, तो ऐसे। और 1 मिक्स्ड साइट है। और एक और चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वर्ल्ड में इंडिया हैज़ द 6th कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को साइट्स। अब सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड की फिर ऐसी कौन सी कंट्री है जो नंबर 1 है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को साइट्स हैं। तो उसका आंसर है चाइना। चाइना और इटली, ये दोनों कंट्रीज हैं जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और जिसका नंबर है 55। साथ ही साथ आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र, इंडिया में महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें हमारी अजंता केव्स, एलोरा केव्स और आपका टर्मिनस भी आता है एक,
मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये आते हैं। और फिर रिसेंटली एडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सीडीएस और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली एडेड हेरिटेज साइट इन द यूनेस्को वो है जयपुर हमारा, सॉरी सॉरी, रिसेंटली एडेड हेरिटेज साइट हमारी यूनेस्को जयपुर है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारी लिस्ट हुई है, ये एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपको पढ़ना है वो ये है कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को की फंक्शनिंग कब हुई, यूनेस्को कब बना। वैसे तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि यूनेस्को 1945 में बना है, लेकिन आपको इसके बारे में और पढ़ना पड़ेगा, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी वर्किंग। साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ना है कि कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, जो कि 1972 में एक कंसर्न हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद से ये होना स्टार्ट हुआ। तो ये भी आपको पढ़ना है कि इसके तहत ही ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट करता है, ये क्या है, क्यों है, कैसे, इसका वर्किंग कैसे है, ये आपको एक बार देखना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि यूनेस्को इससे कैसे रिलेटेड है और यूनेस्को का वर्क कैसे होता है। और कमेंट में आप मुझे ये भी लिख के बताएंगे कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। यस, आप कमेंट में ये लिख के बताएंगे कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और जो सही आंसर को मैं हाईलाइट कर दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंटर रेजेस सब्सिडी ऑन डीएपी फर्टिलाइजर्स, नो हाइक फॉर फार्मर्स। अभी कल ही मैंने ये न्यूज़ कवर करी थी कि अप्रैल में जो है इसके आपके फर्टिलाइजर्स के प्राइस बढ़े हैं, और गवर्नमेंट ने इन कंपनीज़ को ये बोला है कि भैया अपने फर्टिलाइजर्स के दाम कम कर लीजिए। अपोजिशन गवर्नमेंट जैसे आपका कांग्रेस हो गई, और आपके कुछ लीडर्स ने गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है, लेटर भेजा है कि आप जो है क्या कर रहे हैं, किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कि दाम कम करिए, किसान मर रहा है, ऐसे करके लेटर लिखा है। तो कल ही ये न्यूज़ हमने कवर करी थी, और अब इस न्यूज़ में ये लिखा है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ा दी है डीएपी पे। अब डीएपी की फुल फॉर्म हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ डाई अमोनियम फॉस्फेट। दिस इज़ अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजर विच इज़ हैविंग अ हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन इट। क्या है इसमें मैक्सिमम, ये नाइट्रोजन इसमें ज़्यादा है। अब एक और चीज़ यहाँ पे है कि देखिए हुआ क्या, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो फर्टिलाइज़र उसका दाम कम नहीं हुआ है, कंपनीज़ ने फर्टिलाइज़र के दाम कम नहीं करे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी बढ़ा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी एक बैग 1900 रुपये का, 1900 रुपीज़ का मिल रहा था, वो अभी भी मार्केट में 1900 रुपीज़ का ही है, लेकिन किसान को 1900 रुपीज़ का खरीदना नहीं पड़ेगा, किसान 1200 रुपये का ही खरीदेगा। किसान 1200 रुपये का खरीदेगा जिस पैसे पे वो लास्ट ईयर खरीद रहा था, लेकिन मार्केट में वो 1900 रुपये का ही है। तो बचे हुए जो आपके 700 रुपीज़ हैं वो गवर्नमेंट पे करेगी। ये यहाँ पे इस न्यूज़ में हमें जानने को मिलता है। अभी एक चीज़ और जानने को बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है हमको कि सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले साल 80,000 करोड़ 80,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही थी केमिकल फर्टिलाइजर्स पे हर साल। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और इस साल जो डीएपी की सब्सिडी बढ़ा दी फिर से सिर्फ डीएपी पे, वो 14,775 करोड़ की, यानी करीबन करीबन आपका 94,775, राउंड ऑफ फिगर में हम 95,000 करोड़ बोल सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इस साल 2021 में 95,000 करोड़ रुपीस की सब्सिडी दे रही है सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र पर। अब यहाँ पे हमारे लिए बड़ा सवाल, ये फिगर याद कर रखना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको राउंड ऑफ में अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ भी लिख सकते हैं, अप्रॉक्स 90,000 करोड़ भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे मत करिएगा। यहाँ पे जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ये है कि हर साल जो सब्सिडी बढ़ रही है एग्रीकल्चर पे, अभी तो देखिए फर्टिलाइजर सब्सिडी दे दी, थोड़े समय बाद पता चलेगा कि जो है उतनी पैदावार नहीं हुई, उतनी ग्रोथ नहीं हुई किसान की, तो किसान को नुकसान हो गया, तो किसान ने जो लोन ले रखा था वो लोन माफ़ी की भी सब्सिडी हो गई। ठीक है, तो ऐसे जो हर साल सब्सिडी बढ़ती जा रही है, क्या ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है? साथ ही साथ बैंक्स हैं वो सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी जो बढ़ रही है उसके खिलाफ क्यों खुश नहीं है, क्यों उस पर खुश नहीं है? जबकि पैसा देखिए, सब्सिडी है इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है, अब किसी ना किसी फॉर्म में वो मिल रहा है। अगर बैंक आपका पैसा छोड़ रहा है तो बैंक सरकार से ले रहा है, लेकिन क्यों बैंक खुश नहीं है, और क्या ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है? इसके बारे में सोचिएगा और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या
सब्सिडी, खास तौर से एग्रीकल्चर सब्सिडी जैसे बढ़ती जा रही है, ये सही है या नहीं, और हमारे पास इसके लिए क्या अल्टरनेटिव है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यार एग्रीकल्चर तो हमारा स्टेट लिस्ट में, एग्रीकल्चर तो हमारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्यों सब्सिडी दे रही है, फिर तो स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए। ये भी हमारे पास जो है एक सोचने वाली बात हो जाती है। साथ ही साथ हमें एक चीज़ और पढ़नी है यहाँ पे, क्योंकि हमने ये बात करी कि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है, तो सेंट्रल लिस्ट में क्या आता है, स्टेट लिस्ट में क्या आइटम्स आते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे पास क्या आइटम्स आते हैं, हमको ये भी जानना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ किस शेड्यूल, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7 किस शेड्यूल में आते हैं, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे और सही आंसर को मैं हाईलाइट कर दूंगा। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड प्लस एसएसबी के इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फार्म बिल्स, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपका। ये न्यूज़ एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक थोड़ी सी लोगों में जेनरोसिटी बढ़े, लोगों में इम्पैथी बढ़े, सिंपैथी बढ़े, और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़े कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी टू गेट फाइनेंशियल एड, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उसको सरकार जो है पैसा दे रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि मेजरली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है वो भीख मांग के अपना काम चलाती है। बसों में, रेलवे स्टेशन पे या अपने मेट्रो स्टेशन पे अक्सर देखा होगा कि पहुंच जाते हैं और अपने लिए कुछ पैसा मांगने की कोशिश करते हैं। तो सरकार क्या कर रही है कि सरकार इस कोविड के दौरान इनका नुकसान हो रहा है, सब लॉकडाउन ऑफ कोर्स कोई घर से निकल नहीं सकता, तो इनको 1500 रुपये की जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है ताकि वो अपना खर्चा चला सकें, और ये भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। तो अब जो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही हो जाता है कि बहुत सारे, एक तो ये कि क्या 1500 रुपये इनफ है, फर्स्ट थिंग। सेकंड हमारे पास इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या सरकार को इनके लिए कोई और काम निकालना चाहिए। तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाती है हमारे लिए सेक्स वर्कर्स की, जो रेड लाइट एरिया वर्कर्स हैं उनके लिए, कि वो, अभी क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि रेड लाइट एरिया होना चाहिए या नहीं, अभी क्वेश्चन ये है कि जो उनके वर्कर्स हैं जिनकी रोजी रोटी ही उस काम पे चल रही थी, लॉकडाउन हो गया, अब सब कुछ बंद है, तो हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को तो फाइनेंशियल एड दे दी, ठीक है, जो रेड लाइट एरिया वर्कर्स हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, उनको क्या एड है, वो बेचारे कैसे खाना खाएंगे, तो हमारे पास उनका कंसेप्ट भी जो है आ जाता है। साथ ही साथ जो हमारे पास नोमैडिक पीपल होते हैं, नोमैडिक पॉपुलेशन जो घूमती रहती है, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं, बस एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है, ये तीन लोगों के लिए हमें बहुत ध्यान से देखना और समझना है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु इज़ बीन सेलेक्टेड इन द पुलिस, उसके बाद फर्स्ट ट्रांसजेंडर एज एन एमएलए, ये भी आपको देखना है, और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके इंटरव्यू के लिए और आपके आंसर राइटिंग के लिए, कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु इज़ एन एमएलए और फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु इज़ इन पुलिस, ये दो एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि सही आंसर क्या है इनके। बंगाल वांट्स अपर हाउस बैक, हाउ स्टेट्स हैव काउंसिल। पहले तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जो आपकी वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में हमारी नई सीएम नई मतलब दोबारा से इलेक्शन होकर ममता बनर्जी सीएम बनी है, तो ममता बनर्जी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ही ये कह दिया था कि हम जो है एक अपर हाउस अपने स्टेट में अगर मैं जीतती हूँ तो लाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि बंगाल वांट्स अपर हाउस बैक, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि अपर हाउस बैक चाहिए, तो इसका मतलब एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि पहले बंगाल के पास अपर हाउस था जो बाद में डिसॉल्व कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और अब अपर हाउस दोबारा बनाया जा रहा है। मैं बार बार अपर हाउस बोल रहा हूँ, अपर हाउस का मतलब होता है राज्य परिषद, जिसको हम लोग विधान परिषद भी कह देते हैं। यहाँ पे हमारे लिए देखिए इस न्यूज़, ये बहुत बड़ी न्यूज़, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा 4 से 5 मिनट की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना, वो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या एक स्टेट में 2 हाउस हो सकते हैं। हमें ये तो पता था कि हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, जिसे हम लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, लेकिन क्या एक स्टेट में भी 2 हाउस हो सकते हैं। और ये 2 हाउसेज की जो सिस्टम है, इसको हम कहते क्या हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यस,
दिस इज़ कॉल्ड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। और इसमें हमारे पास दो हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। करेंटली करेंटली इंडिया में 6 स्टेट्स हैं, बस सिर्फ 6 स्टेट्स जिनके पास दो हाउस हैं। और आप मुझे कमेंट में ये लिख के बताएंगे कि ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि वो कौन कौन से स्टेट हैं जिनके पास अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हैं, या फिर स्टेट के अपने बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैं। यहाँ पे एक और चीज़ हमारे लिए जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है वो ये है कि आर्टिकल नंबर 168, यस, आर्टिकल नंबर 168 जो है स्टेट को पावर देता है कि वो अपने यहाँ पे जो है दो हाउसेस बना सकता है, दो हाउसेस रख सकता है। और एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पे जाननी इम्पोर्टेंट हो जाती है वो ये है कि आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल इंडियन पार्लियामेंट को जो है ये पावर देता है कि उसके पास दो हाउसेस हों, अपर हाउस और लोअर हाउस हों। तो एक बार तो आप आर्टिकल 168 देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल 79 जो कि पावर देता है पार्लियामेंट को और उसके स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के लिए, एग्ज़ाम फोकस्ड की टर्म, हम एग्ज़ाम के लिए जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात करता है। तो ये 3 आर्टिकल आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इस न्यूज़ पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो स्पेसिफिकली इसी बात पे फोकस करेगा। तो आज के लिए इतना ही, सो मच। और आपके कोई भी सजेशंस हों तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं उस पर वर्क करने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।